हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज एचएपी की फर्स्ट क्लास है। आपका एचएपी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें आज हम फर्स्ट यूनिट कवर करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी ज्वाइन हैं, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके, कितने लोग आ चुके हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, अच्छा आप अभी एचएपी को याद कर रहे थे? अच्छा जी, चलिए ठीक है। फर्स्टली फर्स्ट यूनिट हम एचएपी की देखने वाले हैं। तो इसमें आप लोग को पीडीएफ ऑलरेडी मिल गई है। उसके अंदर आपको फर्स्ट यूनिट में 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, है ना? तो आप अपनी पीडीएफ खोल सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। उसमें आपको 5 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। तो उनमें हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले जो आपके 2 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले, जो 2 नंबर में आने वाले हैं, 2 नंबर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 दिए गए हैं। कौन कौन से हैं जी? एक है आपका होम्योस्टेसिस, जो 2 नंबर में अगर आ जाता है तो आपको कितना लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एग्जाम्पल इट्स स्कोप ऑल्सो। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनको आपको 2 मार्क्स में लिखना कैसे हैं और ये दोनों क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू भी, और कितना आपको आंसर लिखना है, क्या इसका मीनिंग होता है, सारी चीजें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके जी, चलिए। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर से। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? चलिए, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन होम्योस्टेसिस। आई थिंक अगर आपने होम्योस्टेसिस टॉपिक कंप्लीट पढ़ा होगा तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि इसका मतलब क्या होता है। कितने बच्चों ने पढ़ा है होम्योस्टेसिस? गिव मी आंसर फास्ट, जल्दी। कितने बच्चों ने होम्योस्टेसिस पढ़ा है? ठीक है भाई, लिखा भी है यहाँ पे, होम्योस्टेसिस इज एनी सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग टू कंडीशन दैट आर द बेस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। तो यहाँ भाई सीधा सीधा लिखा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए क्या उसके लिए बेस्ट है। जैसे हमारे चारों तरफ जो वातावरण होता है भाई, कश्मीर में भी लोग रहते हैं, अमेरिका में भी लोग रहते हैं, इंडिया में भी लोग रहते हैं और अफ्रीका में भी लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ के टेम्परेचर्स अलग अलग है। कश्मीर में अमेरिका के कंपैरिजन में कम सर्दी पड़ती है, इंडिया में अफ्रीका के कंपैरिजन में कम गर्मी पड़ती है। सीधा सीधा हिसाब है। तो हर एक क्लाइमेट, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग है। तो यहाँ होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के साथ क्या करता है? बेसिकली होम्योस्टेसिस का 3 मेन फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसे नॉर्मल कंडीशन में लाना, अगर घट रहा है तो भी नॉर्मल कंडीशन में लेकर के आना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड रेगुलेशन, ब्लड शुगर रेगुलेशन। आपके ब्लड के अंदर कितनी मात्रा शुगर की बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो मेंटेन करना, अगर घट रही है तो मेंटेन करना। क्लियर हो रही है बात? बोलो जल्दी। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्लड प्रेशर। बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हो तो उसको नॉर्मल करना,
अगर आप बहुत ज़्यादा डल महसूस करते हो, बीपी लो रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो भी उसको मेंटेन करना। तो ये 3 बेसिक वर्क होते हैं आपके होम्योस्टेसिस के। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर 2 नंबर में होम्योस्टेसिस आए तो आपको सबसे पहले तो भैया डेफिनेशन ही लिखनी है। तो डेफिनेशन में आप देख पा रहे हैं, homeostasis is any self-regulating process by which an organism tends to maintain stability while adjusting to conditions that are the best for its survival। बताने की जरूरत नहीं है, काफी आप समझदार हो, काफी चीजें समझ जाते हो। होम्योस्टेसिस इज सक्सेसफुल, लाइफ कंटिन्यू, इफ इट्स अनसक्सेसफुल इट रिजल्ट इन अ डिजास्टर और डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर होम्योस्टेसिस हमारा डिसबैलेंस हो जाए, अच्छे से वर्क ना करे, तो क्या कंडीशन हो सकती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो वो उसकी डेथ हो जाएगी या वो कोई प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ये आपके होम्योस्टेसिस है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं होम्योस्टेसिस का मतलब हमारी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लेके आना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। जैसे भाई अगर आप मेरठ में रहते हो, मेरठ का टेम्परेचर थोड़ी सर्दी ज़्यादा होती है, थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा होती है। अब वहीं आप चले जाओ दूसरे अदर स्टेट में जहाँ पे बहुत ही एज कंपेयर टू मेरठ वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे कश्मीर ही पहुँच जाओ भाई, मेरठ वाले कश्मीर में पहुँच गए थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, और वहाँ वो जर्सी वर्सी जैकेट वैकेट कुछ लेके नहीं गए, अपना भाई नॉर्मल क्लाइमेट समझ के जैसे यहाँ रहता है, उन्होंने सोचा वहाँ भी वैसे ही होगा। अब उन्हें क्या पता था कि वहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो सिकुड़ के हो जाएंगे वो बिल्कुल आधे। तो वहाँ जैसे ही वो पहुँचे उनके रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए। तो वहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बॉडी के अंदर जो क्लाइमेट चल रहा है, बॉडी अंदर वाली बॉडी क्या करती है भाई, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म चलता है वो क्या करती है, अंदर के शरीर को गर्मी पैदा करने की कोशिश करती है। ये हमारा होम्योस्टेसिस क्या करता है, बाहर के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर के क्लाइमेट को बदलने की कोशिश करता है। अगर बाहर सर्दी है तो अंदर गर्मी पैदा करने की कोशिश करेगा, अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अंदर वो ठंडा रखने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो बात, आ रही है समझ में? हाँ जी बिल्कुल धीरज। होम्योस्टेसिस इज एबिलिटी टू मेंटेन टेम्परेचर एंड पीएच इन विच द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी मेंटेन। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आपको 2 नंबर में पहले डेफिनेशन लिखनी है और 2 नंबर में आपको पहले बता देना है, जस्ट अ सेकेंड, इन द ह्यूमन बॉडी दीज इंक्लूड कंट्रोल ऑफ। ह्यूमन बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस क्या क्या चीजें कंट्रोल कर रहा है। तो भाई सीधा लिखा है होम्योस्टेसिस ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, वाटर लेवल को मेंटेन कर रहा है। ये मैंने बताना मुझे याद नहीं रहा था, लेकिन यहाँ ये 3 मेजर वर्क है जो कि आपका होम्योस्टेसिस कर रहा है। तो पहले 2 नंबर में आपको ये लिख देना है, फिर आप इनमें से ब्लड शुगर लेवल लिखना, ब्लड ग्लूकोज लेवल बताना चाहते हैं या बॉडी टेम्परेचर, कोई सा एक आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट राइटिंग है, क्लीन राइटिंग है, सबसे मस्ट चीज़ जो आपको एग्जाम में करनी है, अगर आप इतना लिख रहे हैं आपकी राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए। आधे नंबर 50-50 नंबर आपको राइटिंग के मिलते हैं, क्योंकि भाई एग्जामिनर जब सुंदर कॉपी देखता है तो वैसे ही अट्रैक्ट हो जाता है। तो पहले तो उसने कॉपी देखी, बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, फिर वो पढ़ना शुरू करेगा, बच्चे ने बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, कौन काट सकता है फिर मार्क्स, कोई भी नहीं काटेगा। तो आपको पहले अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है, देन उसके बाद कैसे लिखना है ये आपको बताया ही जा रहा है। यहाँ 2 नंबर में आता है तो पहले डेफिनेशन लिखोगे, देन उसके बाद कोई एक एक्सप्लेन कर दोगे। ये चार्ट अगर आपने एग्जाम में बना दिया, एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है वो आपके 2 नंबर कहीं काट ले। तो होम्योस्टेसिस में
हमने लिया है अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल घट जाए तो क्या होगा। तो यहाँ इस चार्ट में यही चीजें बताई गई है। राइटिंग आपकी गुड नहीं है, ये प्रॉब्लम है। देखिए राइटिंग तो गुड करनी पड़ेगी बेटा जी। अगर आप एक काम करिए ना, डेली जैसे छोटे बच्चों को एक होमवर्क दिया जाता था, नकल करके लेके आओ घर से। डेली बच्चे 3 कॉपी में इंग्लिश, हिंदी और मैथ की कॉपी में नकल करके लाते थे। हिंदी की नकल, इंग्लिश की नकल होती थी ना। एक पेज पे आप डेली लिखना शुरू करें, एग्जाम तक बिल्कुल राइटिंग 100% परफेक्ट हो जाएगी। अगर आप आधे घंटे के लिए भी नकल लिख रहे हो तो आपको जो एग्जाम मार्च में आपके होने वाले हैं तब तक राइटिंग परफेक्ट हो जाएगी, ये गारंटी है। लेकिन आपको करना पड़ेगा, आधा घंटा डेली देना पड़ेगा, है ना। चलो समझो इस चार्ट में क्या लिखा है जी। ठीक है, हमने 2 कंडीशन बताई। एक कंडीशन ये है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल, बॉडी में कहाँ पे, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा, अगर ग्लूकोज लेवल घट जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ पहली सिचुएशन है स्टिमुलस ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ओहो ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा है बड़ा। चलिए, अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज होगी बीटा सेल्स इन पेनक्रियाज रिलीज इंसुलिन इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे पेनक्रिया ग्लैंड हेल्प करती है। पेनक्रिया ग्लैंड क्या करेगी, बीटा सेल्स को रिलीज करेगी, और बीटा सेल्स रिलीज करते हैं इंसुलिन हार्मोन को। जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो यहाँ पे अगर आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो पेनक्रियाज ग्लैंड एक्टिवेट होंगी। वो एक्टिवेट होंगी तो कौन सी सेल्स रिलीज करेगी, यहाँ पे बीटा सेल्स रिलीज करेगी, और बीटा सेल्स रिलीज करेंगे इंसुलिन हार्मोन को। तो यहाँ पे रिलीज हो गया है आपका इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन क्या करता है, लीवर टेक अप ग्लूकोज एंड स्टोर इट एज ग्लाइकोजन। ये इंसुलिन हार्मोन ब्लड में से ग्लूकोज को लेता है। ये आपका ब्लड वेसल्स हो गई, इसके अंदर भाई ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो हम यहाँ ब्लड बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारे आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी मान लो जो भी है, और इसी में ही हम ऐड कर देते हैं अपना ग्लूकोज लेवल। तो ये आपके ग्लूकोज लेवल, तो ये जो इंसुलिन है इस ब्लड में से इस ग्लूकोज को लेगा और कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं डायरेक्टली भी इस तरीके का चार्ट बना के, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और कहाँ पे स्टोर होता है ये ब्लड वेसल्स में से निकाल करके लीवर में स्टोर कर दिया जाएगा। तो इंसुलिन हार्मोन ये काम करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन स्टोर रहता है लीवर में। भाई जब वहां से निकाल करके हम लीवर में स्टोर कर दे रहे हैं तो ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑटोमेटिक वहां पे ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि वहां से निकाल के तो हमने यहाँ डाल दिया ना, लीवर में डाल दिया, कम हो गया। अब ग्लूकोज लेवल कम हो गया, बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा। तो ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए, 90 mg या 90 mg पर 100 ml। 100 ml में 90 mg ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, कितना बढ़ सकता है भाई, कितना भी बढ़ सकता है ग्लूकोज लेवल, 100, 150, 200 mg कितना भी बढ़ सकता है। तो उसको रिड्यूस करेंगे, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे, लीवर में स्टोर करेंगे,
हो गया हमारा होमियोस्टेसिस मेंटेन। अगर ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर गिर रहा है तो क्या होगा, पेनक्रियाज ग्लैंड से कौन सी सेल्स रिलीज होंगी, अल्फा सेल्स रिलीज होगी। अल्फा सेल्स रिलीज होगी और ये एक हार्मोन को रिलीज करेगी जिसे हम बोलते हैं ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करेगी और ये लीवर के अंदर जो हम ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं उस ग्लाइकोजन को लेगी और उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ये दे देगी ब्लड को, ले भाई तेरे पास कम है तू ये पकड़। हो गया आपका होमियोस्टेसिस मेंटेन। बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी। पंकज पहले यही कर लीजिए, स्केलेटन सिस्टम पे बाद में पहुंच जाइएगा। हैं, यूनिट फर्स्ट की बात हो रही है ना, पहला ही लेक्चर है, सब बता दूं बीच में ही। पढ़ेंगे उसको भी, कितने में लिखना है, क्या लिखना है। 2 नंबर में आपको इतना लिखना है, खत्म। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चलो। इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ ऑल कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको ये मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखना चाहो तो भी चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स स्कोप ऑल्सो। एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों क्या होते हैं और उनके स्कोप भी हमें एक्सप्लेन करने। तो 2 नंबर में हम पहले भाई डेफिनेशन ही लिखेंगे। पहले आपको एनाटॉमी की डेफिनेशन लिखनी है। एनाटॉमी क्या होता है तो आपको तो मालूम ही होगा भाई, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, बाहर की किसी भी ऑर्गन के बाहर की स्ट्रक्चर या फिर हमारी बॉडी के बाहर की स्ट्रक्चर की स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। और बॉडी में क्या फंक्शन हो रहा है भाई, हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, किडनी किस तरीके से काम कर रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उनके फंक्शंस की स्टडी हम फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। तो यहाँ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गन है उसका फंक्शन कैसे हो रहा है वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो डेफिनेशन आपको देनी है और यहाँ पे स्कोप दे देने हैं। तो स्कोप में एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल, सेल बायोलॉजी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, ग्रोस एनाटॉमी, हिस्टियोलॉजी, सिस्टमिक एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, इमेजिनरी एनाटॉमी, इतना आपको लिखना है। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 8 वीक की जो एम्ब्रियो होता है मदर के फिटस में, 8 जो क्या बोलते हैं उसको, 8 वीक के डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो रही है, जब तक एम्ब्रियो 8 वीक तक होता है उसकी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं। डेवलपमेंटल, स्टडी ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एग। डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया है एम्ब्रियो का, उसके बाद की स्टडी हम डेवलपमेंटल में करते हैं। सेल बायोलॉजी, सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी सेल्यूलर सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिसीज। पैथोलॉजिकल मतलब कोई भी अगर डिसीज हो रही है या अगर हमें उस डिसीज के बारे में पता है तो उसका हमें प्रिकॉशंस क्या लेना है, वो सारी स्टडीज हमने करनी है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर। चलिए जी आगे आओ, बनता कैसे नहीं है। ग्रोस एनाटॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के जिस भी ऑर्गन की स्टडी होती है उसको हम ग्रोस एनाटॉमी बोलते हैं। हिस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, टिश्यू के स्ट्रक्चर की स्टडी हिस्टियोलॉजी कहलाती है। सिस्टमिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी
दैट इज नर्वस, रेस्पिरेटरी। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं। तो किसी भी सिस्टम की अगर हम स्टडी करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, स्केलेटन, और आपका कौन कौन से है, लिम्फेटिक, ये वगैरह वगैरह जितने भी है, टोटल 11 बॉडी सिस्टम्स है। उनमें से किसी की भी स्टडी करते हैं, सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाता है। रीजनल एनाटॉमी, किस बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी हम करते हैं, उसको हम रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। स्टडी ऑफ रीजनल ऑफ द बॉडी। रीजनल मतलब क्षेत्र, हिंदी में इसको अगर बोले तो बॉडी के अगर जैसे हम इस पार्ट की स्टडी करते हैं, बस ये वाला पार्ट है, तो रीजन इस क्षेत्र की स्टडी कर रहे हैं, हम इस पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। सरफेस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द एनाटॉमिकल लैंडमार्क। सरफेस किसी भी ऑर्गन की या किसी भी सरफेस की। अब ये हम स्टडी है, तो ये सरफेस ऊपर, सरफेस मतलब ऊपर होता है ना, तो ऑर्गन के सरफेस की अगर हम स्टडी कर रहे हैं या स्किन की सरफेस की स्टडी कर रहे हैं, वो आ जाता है आपका सरफेस एनाटॉमी में। इमेजिनरी एनाटॉमी में हम इमेजिनरी एनाटॉमी को रेडियोग्राफिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद एक्सरे। एक्सरे से ही इसकी स्टडी होगी, तो एक्सरे की स्टडी कहाँ पे आ जाएगी, इमेजिनरी एनाटॉमी के अंदर। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या बोल रहे हो आदित्य राज? मैम 2 नंबर 1 से 2 पेज भर गए, पूरा लिखना है। 1 से 2 पेज कहाँ भरे, पहले डेफिनेशन लिखनी है और वो चार्ट बना देना है, 1 पेज में ही आ जाएगा पूरा का पूरा। इतना नहीं कि तुम इतना मतलब छोड़ छोड़ के लिखो, जगह बना बना के लिखोगे तो 2 पेज में आएंगे। अगर एक स्पेसिफिक अच्छी राइटिंग के साथ लिखोगे तो पूरा एक कंप्लीट A4 साइज की कॉपी आती है ना, जिसकी A4 साइज की कॉपी आती है, उसका 1 पेज में ही आ जाएगा 2 नंबर का। 2 पेज में नहीं लिखना, फालतू की चीजें नहीं भरनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 पेज में आ जाएगा सीधा सीधा, और 1 पेज में उतना लिखना है जितना उस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है, कुछ भी भर के नहीं आना है। अगर डायग्राम दे रखा है तो डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा, पर कुछ भी आलतू फालतू की चीजें भर के नहीं आनी है एग्जाम में। दो पेज कैसे हो सकते हैं ये बताओ। अच्छा ये वाला, अगर ये वाला आपको लगता है कि 2 पेज में थोड़ा आगे जा रहा है तो बस थोड़ा लिखना है, पूरा कंप्लीट 2 पेज लिखना ही नहीं है। A4 की साइज में ये 2 पेज में नहीं आएगा। अगर मैं बताऊं तो आप अगर उसको भाई बिल्कुल छोड़ छोड़ के जगह लिखोगे, 2 लाइंस छोड़ रहे हो, उसके बाद आप पैराग्राफ लिख रहे हो, तो 2 पेज में 3 पेज में भी आ सकता है यही कंटेंट। लेकिन अगर आप इसको एक एक्यूरेट वे में लिखो, ये 1 पेज में कंप्लीट आ जाएगा। ऊपर आपने डेफिनेशन लिख दी, नीचे लाइन छोड़नी नहीं है। ये जो पॉइंट है इसके लिए लाइन नहीं छोड़ोगे। 10-11 पॉइंट है, 10-11 लाइन में आ जाएगा ये पूरा का पूरा। लेकिन राइटिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। और सबसे पहली बात, आपका पहला पेपर HAP का ही होगा, तो मैं बता दूं आपको स्टार्टिंग के जो 1 और 2 क्वेश्चन है, पहले तो एक ही क्वेश्चन को मान के चलो, जो भी क्वेश्चन आपसे पहले बनता है, ऐसा नहीं है कि भाई पहले अगर वेरी शॉर्ट मेरे पे आ नहीं रहा और मेरे पे शॉर्ट बन रहा है तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। जो क्वेश्चन आपसे सबसे पहले सबसे अच्छा आता है, सबसे पहले आपको वही लिखना है पहले पेज पे। पहले पेज पे आपको वही लिखना है। ऐसा नहीं करना कि मेरे से पहले ही मैंने जगह छोड़ दी और जब कोई दूसरे वाला मुझे बता देगा मैं हेल्प फील करूं। नहीं, जो क्वेश्चन आपको पहले बन रहा है 5 से 6 से 7 पेज, 7 पेज आपके इतने एक्यूरेट होने चाहिए, इतने प्यारे होने चाहिए, एग्जामिनर को लगे बच्चा पढ़ता है, बच्चे में कुछ तो बात है। लेकिन अगर आप पहले ही 2-3 पेज छोड़ देते हो कि बाद में लिख लूंगा, जब थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचेगा, ये बगल वाला बता देगा, वो बता देगा, तो उससे टीप के लिख लूंगा। नहीं भाई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये तो सुना ही होगा,
पहली बार भाई एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा, वो आपकी चेहरा तो पहचानता नहीं, आपकी कॉपी को ही पहचानेगा जैसा आपने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन विद डायग्राम, जो जिसमें भी डायग्राम आता है और जो आपको बेस्ट आता है वो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अजीत, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? अगर आपकी A4 साइज नहीं है तो आप 2 पेज में लिख लेना। लैंडस्केप में अगर आपकी कॉपी है तो आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा मोस्टली 2 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम है, क्वेश्चन है, तो आपको 1 या 1.5 पेज, 2 भी नहीं करो, 1.5 पेज तक सफिशिएंट है। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट पेपर HAP का ही होगा। हाँ जी, फर्स्ट पेपर HAP का ही होगा। चलो आगे बढ़ो। ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी, ये आपका 2 क्वेश्चन में जा सकता है, 2 पेज में, 2 पेज में क्यों भाई? इसमें एनाटॉमी भी दी हुई है, फिजियोलॉजी भी दी हुई है, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है, दोनों के स्कोप भी लिखने हैं आपको और इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है। स्कोप में न्यूरोफिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। तो यहाँ बेसिकली सिंपल बात से ही आपको सारे के सारे नाम से समझ में आ रहा है। न्यूरोफिजियोलॉजी मतलब आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ नर्वस सिस्टम में क्या क्या फंक्शन होते हैं उसकी स्टडी हमने न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर करनी है। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है, तो इसमें आपको एंडोक्राइन, कितनी ग्लैंड्स हैं, कितने हार्मोन्स हैं, उन सभी की स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी में करते हैं। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, आपकी हार्ट पंप कैसे कर रहा है, कितना ब्लड उसमें आ रहा है, जो आपको साउंड सुनाई देती है धक 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 धक, वो कैसे आ रही है, वो सारी स्टडी हमने कार्डियोवास्कुलर क्या है फिजियोलॉजी के अंदर कर दी है। इम्यूनोलॉजी, आपकी बॉडी बाहर के पैथोजन से लड़ाई करती है, फाइट करती है, तो किस तरीके से हम बच जाते हैं। भाई हमें सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमने नहीं ली एक भी दवाई, फिर भी हम ठीक हो गए, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है बाहर के एंटीजन से लड़ाई करने के लिए, तो वो सारी स्टडी हम इम्यूनोलॉजी के अंदर करते हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन, सांस लेना, सांस छोड़ना, गैस एक्सचेंज प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, वो स्टडी हमने रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर करनी है। रीनल फिजियोलॉजी, रीनल मतलब जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं, रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, तो एक सिस्टम के 2-3 नाम है। तो रीनल फिजियोलॉजी के अंदर किडनी की बात होती है, किस तरीके से ब्लड फिल्टर हो रहा है, क्या बॉडी से बाहर जा रहा है, क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सारी स्टडी रीनल फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, भाई जो आप क्या बोलते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जिम मारते हो, मसल्स बनाते हो, डोले स्ट्रोले बनाते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्टडी ऑफ चेंज इन द सेल और ऑर्गन फंक्शन एज द, जब आप डोले शोले बनाओगे तो यहाँ की सेल्स क्या करेंगी, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेट करती है ना, तो हर एक सेल पे क्या इफेक्ट पड़ा है उसकी स्टडी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी सेम चीज है यहाँ, स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिसीज एंड एजिंग। जब आप बीमार हो जाते हो तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी स्टडी हम पैथोफिजियोलॉजिकल में करते हैं। बोलो अब। मैम केवल चार्ट बना दे और डिफाइन ना करे तो भी नंबर मिलेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे। जैसे आपका होम्योस्टेसिस था, अगर वो आप कंप्लीट चार्ट बना देते हो बिल्कुल प्यारा सा, ये नहीं कि खिचपिच कर दी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा चार्ट में, चार्ट भी बनाओगे तो बिल्कुल
समझने वाला चार्ट बनाना है, खिचड़ी नहीं बना के आनी वहां, ठीक है। चार्ट भी चल जाएगा अगर आप डेफिनेशन ना लिखना चाहो, लेकिन लिख देना एक लाइन की डेफिनेशन, क्या जा रहा है, एक लाइन में बता देना और चार्ट कंप्लीट बना देना, हो जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? आरजीपीवी वालों का क्या आएगा? अगर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी आपके तो सीधा सीधा 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से 5 करने हैं। लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बताया जाएगा कितना लिखना है, लेकिन ये जो आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये आपके इम्पोर्टेंट है जी, इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए भी और अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी, तो इनको तो आपको करना ही है कवर। लेकिन आप लोग को इतना बताया जाएगा कि आपको 15 नंबर का क्वेश्चन है या 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको कितने में लिखना है, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम 7 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है और इम्पोर्टेंट क्या है। तो इम्पोर्टेंट है जी आपका सेल, सेल तो आएगा ही आएगा, और सेल आएगा तो आप उसकी स्ट्रक्चर भी बनाओगे, है ना। तो सेल एक्सप्लेन सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन दे देनी है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई सेल होती है। बताने की आई थिंक आवश्यकता नहीं होगी। सेल 2 तरीके की होती हैं, ये आप अगर इस डायग्राम को ना बना चाहो, स्किप करना चाहो, छोड़ सकते हो, लेकिन आपको याद रहे तो मैं बता दूं उसके लिए। सेल 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। उसको हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर रखते हैं और बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोटिक सेल में रखते हैं। क्यों? प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंगल सेल होती है, इसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल इज अ मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल इसमें प्रेजेंट होती है, बहुत सारी सेल से मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई होती है। तो प्लांट सेल्स, प्लांट के अंदर भी मल्टी सेल्यूलर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी मल्टी सेल प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें मात्र एक प्रेजेंट होती है। AKTU की कॉपी दिखा दीजिए। हाँ जी दिखाएंगे AKTU की कॉपी। चार्ट आपको बहुत अच्छे से आ गया, वेरी गुड मुकेश, वेरी गुड, सभी बच्चे को आ जाना चाहिए बल्कि। चलो आगे आओ। प्रोकैरियोटिक एक्सप्लेन करना है, कर सकते हो। डू नॉट हैव स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, यहाँ पे किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल होती है। फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इसमें एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स सेल ऑर्गेनिल्स बहुत कम होते हैं। और सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं? जो सेल के अंदर ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट हैं, जैसे आपका लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, आपका न्यूक्लियस, ये सारी चीजें, तो वो इसमें कम होते हैं। इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे राइबोसोम्स हो गया, आपका साइटोप्लाज्म, ये ब्लू कलर का जो फ्लूइड है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है और एक कैप्सूल लेयर इसके ऊपर चढ़ी हुई रहती है। फ्लैजिलम, इसमें पूंछ बनी हुई रहती है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम में, इस पूंछ के द्वारा ये घूमते रहते हैं। वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, बस वही सिंगल सेल इसमें होती है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बताया इसलिए गया कि आप सेल समझ सको, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, स्किप आप आराम से कर सकते हैं ये। अब आ जाते हैं जो मेन है, यूकैरियोटिक सेल्स, जो आपको पढ़नी है। पहले एक बार भैया अगर आप लोग एक्टिव हैं चैट में यस लिख दो, जिसको समझ में आ गया है, जल्दी फटाफट। कितने बच्चों को समझ में आया है? यस लिखेंगे, फटाफट एक्टिव हो जाओ सुबह सुबह।
क्योंकि सुबह सुबह की एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। अभी आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठे हो तो एनर्जी से दिखा दो कि हाँ मैं जग गया हूं और मैं समझ रहा हूं चीजों को जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। तो मतलब सारे बच्चे एक्टिव हैं, शुक्रिया एक्टिव रहने के लिए। आपका दिन आज का बहुत बहुत अच्छा जाएगा, एनर्जेटिक जाएगा अगर आप सुबह की चीजें एनर्जेटिक वे से करते हो, है ना। और कोई डल पड़ा है कंबल में देख रहा है बैठ के फोन चल रहा है, हमेशा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, फोन से पढ़ाई कर रहे हो, साथ में एक कॉपी और पेन लेकर के बैठो। आपको ये उतारना नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे आपको साथ साथ नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि लाइव में तो आप लिख नहीं पाओगे, साथ के साथ बाद में लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। भाई मैम ने बताया होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट है, बस गोला एक पॉइंट लिखा, सामने होम्योस्टेसिस लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन बताया मैम ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पूरा ऐसे नहीं लिखना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिख दी, है ना। तो कॉपी पेन सभी बच्चे लेकर के बैठो। एक स्टूडेंट्स के पास सिर्फ कॉपी और पेन होना चाहिए और उसकी किताब उसके पास होनी चाहिए, अदर कोई भी चीज उसके पास नहीं होना चाहिए, ना कंबल ना कुछ। एक चेयर टेबल लेके बैठो, या कंबल में भी बैठे हो तो वो चेयर लगा करके बैठो, टेबल छोटी आती है वो, लेकिन एक अच्छे स्टैंड अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ाई किया करो, जिससे एनर्जी फील हो आप लोग को। आज आपका एचएपी का पेपर है, पंकज नहीं क्या नाम है, प्रांजलि मिश्रा। ओके बेस्ट ऑफ लक प्रांजलि, अच्छे से पेपर दे के आना, नाक नहीं कटवाना मेरी। चलो आ जाओ, हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे थे। तो यूकैरियोटिक किस किस के अंदर रहता है, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, ठीक है। हम एनिमल्स की बात करते हैं। यूकैरियोटिक एनी सेल और ऑर्गेनिज्म दैट पोसेस अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो मास्टर माइंड होता है वो कौन है, जो सारे ऑर्गेनिल्स को कंट्रोल कर रहा है, वो होता है आपका मास्टर माइंड न्यूक्लियस। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो यहां आप सेल की स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये अंदर इतने सारे चीजें प्रेजेंट है। आपको मैंने लेक्चर में बताया भी है, एग्जाम्पल देके समझाया भी, अगर आपने पढ़ा होगा। अगर आप मार्केट में सब्जी लेने के लिए जा रहे हो और वहां आप पॉलिथीन, अलग अलग पॉलिथीन में, किसी पॉलिथीन में टमाटर खरीद लिए एक भैया से, भैया 1 किलो मिर्ची दे दो। 1 किलो मिर्ची से करोगे क्या, पर अचार वचार बना लोगे, है ना। तो भैया ने 1 किलो मिर्ची भी दे दी, वो दूसरी पॉलिथीन में दी। दूसरे भैया से हमने ले लिए, भैया 2-3 किलो टमाटर दे दो, आलू, हमने तीसरी पॉलिथीन में आलू ले लिया, फिर हमने चौथी पॉलिथीन में गोभी ले ली, तो हमारे पास तो, और फिर हमने ले लिया और टिंडा पिंडा जो भी है, 5-6 पॉलिथीन हमारे पास हो गई। अब उन 5-6 पॉलिथीन को या तो एक साथ पकड़ के ले चलो, या फिर हम घर से एक झोला लाए होंगे, बैग लाए होंगे, उन सारी पॉलिथीन्स को उस बैग में रख देंगे। अगर जो वो हम झोला घर से लेके आए हैं उस झोले के अंदर हम सारी की सारी पॉलिथीन्स उसमें डाल देंगे, तो यही हमारी सेल है। ये सेल बाहर की सेल क्या है, हमारा झोला जो हम मार्केट लेकर के गए थे। अब इसके अंदर ये सब पॉलिथीन में, किसी में आलू है, किसी में टमाटर है, किसी में प्याज है, सब रखे हुए हैं। तो ये हमारी बाहर की सेल मींस पॉलिथीन, और अंदर की सेल्स, भाई जैसे हमारे एक झोले में अलग अलग सब्जियां एक पॉलिथीन में पैक है, उसी तरीके से इस बाहर की सेल मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे। ये जो बाहर कवरिंग चढ़ी हुई है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर अलग अलग कवरिंग होती है हर एक ऑर्गेनिल्स की। इसके अंदर सेल के अंदर जो भरा हुआ रहता है, फिल रहता है, उसको हम ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये अलग अलग चीजें हैं ना भाई। ये हमने मिर्ची मान ली, ये टमाटर मान लिया, ये आपके संतरे हो गए, ये भी एक संतरा हो गया, है ना। तो ये सब भरा हुआ है, उसी को हम ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। सौरभ यादव आपको
अगर सेल का डेफिनेशन आप बना दोगे, सेल का स्ट्रक्चर बना दोगे, डिसाइड करता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स का है तो डेफिनेशन लिख दी या फिर स्ट्रक्चर लिख के एक्सप्लेन कर दिया, खत्म। यहाँ 7 नंबर में है, 7 नंबर में आपको पहले बताना पड़ेगा सेल क्या है। सेल 2 टाइप के हैं और ये सेल के अंदर अंदर धीरे धीरे आते जाओ, तब आप एक्सप्लेन करना शुरू करो। क्वेश्चन उसी हिसाब से लिखना। आप बस पता चला कि 2 नंबर का तो क्वेश्चन पूछा गया था, आप तीसरे पेज लिखते लिखते तीसरे पेज पे एक्सप्लेन करते चले गए, कहीं चौथा पेज भी आपका भर गया। नहीं बेटा जी, ऐसे नहीं करना। 2 नंबर मतलब 1 पेज या 1.5 पेज, 7 नंबर मतलब कम से कम आपके जाएंगे 4 पेज, अच्छे लिखे हुए, बिल्कुल परफेक्ट लिखे हुए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 4 या 5 पेज में आपको लिखना ही है। समझ में आ रही है बात? आ रही है। ये जो आपको ब्लूइश कलर का दिख रहा है पूरा का पूरा, इसमें फिल है ब्लूइश कलर का, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं या फिर साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोसोल, साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब उस साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे के सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो सबसे बड़ा इसमें जो मास्टरमाइंड है वो है ये न्यूक्लियस। ये ठीक है जी, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। अभी न्यूक्लियोलस की बात ही नहीं करते, पहले मेन कैंडिडेट की बात करते हैं। पहले सेल का मास्टरमाइंड कौन? न्यूक्लियस। ठीक है। दूसरी चीज है माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाले स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। जो भी एनर्जी स्टोर होगी, जो भी एनर्जी बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। तीसरी चीज क्या बता दूं? गोल्गी बॉडी। ये हमारे प्रोटीन्स वगैरह हो गए, राइबोसोम्स हो गए, इनको ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है जी। लाइसोसोम हो गया, एक ऑर्गेनेल ये है जिसे हम लाइसोसोम बोलते हैं। ये क्या करता है? लाइसोसोम्स का मतलब है इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। जैसे एक बलून है, बलून में हम पानी भर देते हैं, उसी तरीके से इस लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं जो खराब सेल्स को मार देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आ जाते हैं कहाँ पे आ गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ पे इस तरीके के डॉट बने हुए होंगे, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ वाले पे क्या होते हैं? आरबीसीज चिपक जाते हैं। ये डॉट डॉट आपको दिख रहा है ना, ये है आरबीसीज। आरबीसीज मतलब ये होते हैं प्रोटीन्स। तो यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन्स होते, प्रोटीन इस पे चिपक जाते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। आरबीसीज मींस प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। मैम कॉलेज में सर जी तो यूकैरियोटिक नहीं बताए हैं मैम। तो बेटा यूकैरियोटिक अगर नहीं बताया तो फिर क्या लिखोगे एग्जाम में? यहाँ तो एचएपी की बात हो रही है, यहाँ तो बोटनी की बात नहीं हो रही, यहाँ प्लांट की बात तो नहीं हो रही। एचएपी मतलब ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आदमी की तो बात हो रही है। अगर आप वहाँ एनिमल की सेल्स ही नहीं बताओगे तो फिर क्या बताओगे? प्लांट की सेल? प्लांट की तो पढ़ाई नहीं कर रहे भी आप यहाँ। अगर बोटनी पढ़ते और बोटनी में सेल आ जाता तो आप प्रोकैरियोटिक आप किसकी? प्लांट की यूकैरियोटिक बताते। अगर यूकैरियोटिक बताते तो प्लांट सेल वहां आ जाता। समझ में आ रही है बात? यहाँ एनिमल की बात है तो ये आपको लिखना ही है, ये आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ वीडियो आपकी क्लियर है, अपना इंटरनेट चेक करो। ये कौन है? RDX। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर शो कर रही है। जस्ट अ सेकेंड, मेरा फोन हो गया डाउन, थोड़ा सा मैं इसको लगा दूं।
जस्ट टेक 2 मिनट ओनली। चलिए जी, आ गए हैं फिर से वापस। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, अरे पूरा कहाँ भग जाते हो। देखो, जो इम्पोर्टेंट सेल के अंदर नाम है सभी लिखने। गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके 2 पार्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। लिख लेना यहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, है ना। ठीक है जी। डीएनए, न्यूक्लियस के बारे में जब डीप स्टडी करेंगे तो डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस एक मास्टरमाइंड है जो सभी ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करता है और भाई इनको ऑर्डर देता है कि ये करना है, ये करना है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। सेल मेम्ब्रेन ये आउटर कवरिंग है सेल की। साइटोप्लाज्म में फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड क्यों भरा हुआ है? जिससे कि जो ऑर्गेनेल्स हैं वो अच्छी तरीके से वहाँ मूवमेंट कर पाए, घूम फिर पाए, इस वजह से यहाँ फ्लूइड भरा हुआ रहता है। जो लिक्विडिटी है वो एक मेंटेन रहे। और अगर यहाँ पे जैसे भाई मान लो इसमें अगर फ्लूइड ना हो, ये सिर्फ ऑर्गेनेल्स हो, तो क्या होगा? स्मूथनेस नहीं रहेगी एक तो, और आपके ऑर्गेनेल्स हैं वो काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो काम करते हैं ये घूमते फिरते हुए करते हैं। अब यहाँ पे कोई मॉइस्चर ही नहीं है तो कैसे घूमेंगे? एक जगह पड़े रहेंगे, जैसे पैरालिसिस हो गया हो उस तरीके से। तो यहाँ फ्लूइड इंपॉर्टेंट है। चलो आगे आओ। तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का क्या काम है। डायरेक्ट सेल एक्टिविटी, सभी सेल्स जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है हर एक ऑर्गेनेल्स पे अब उसकी खुद की कवरिंग होती है। जैसे हम एक थैला तो लेके गए थे बाजार में, लेकिन हमने जो आलू लिए उसको अलग पॉलिथीन में रखा, हमने जो टमाटर लिए उसको ऐसा तो नहीं किया। कोई कर देते हैं ऐसे, आलू भी भर लिए बिना पॉलिथीन के, टमाटर भी, सब बहुत लोग करते हैं पन्नी बचाने के लिए, प्लास्टिक को ना यूज़ करने के लिए। तो कोई बहुत लोग करते हैं कि प्लास्टिक के साथ ही कर देते हैं, मतलब पन्नी लेकर के जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आप एक बैग लेके गए, उसमें आलू भरा पॉलिथीन के साथ, टमाटर भरा वो भी पॉलिथीन में है, मिर्च है वो भी पॉलिथीन में, तो वो क्या है, एक तरीके से उसके ऊपर एक और कवरिंग हो गई ना भाई। एक झोला और उसमें आलू हैं तो एक कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है। जो सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो अलग अलग मेम्ब्रेन के ऊपर है। कवरिंग हम वहाँ बोल रहे हैं, तो यहाँ क्या बोलते हैं? उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। कंटेन जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। भाई जो पेरेंट्स होते हैं उसका बच्चा थोड़ा बहुत मिलता जुलता उसके जैसा है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन ट्रांसफर होते हैं। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल के अंदर, मास्टरमाइंड जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए, आरएनए, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। डीएनए क्या है? जिससे हम पता लग जाता है ये इसका बच्चा है डीएनए टेस्टिंग से, है ना। तो वो कैसे होता है, जब डीएनए पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो आगे आ जाओ। साइटोप्लाज्म, जो
सेल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये भाई जेल लाइक मिक्सचर है, सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ, फ्लूइड के चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। कंटेन हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल भाई जेनेटिक मटेरियल और अदर ऑर्गेनिल्स सारे के सारे इस साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेन रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मूव मटेरियल अराउंड इन सेल, सेल के चारों तरफ मटेरियल घूमते रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो सेल के चारों तरफ घूमते रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी हेल्प करता है। स्मूथ टाइप लैक राइबोसोम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। लैक मतलब कमी, रफ वाले जो रफ होते हैं उसमें राइबोसोम्स उसकी सरफेस पे चिपके हुए रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस, सेल का जैसे गांव में बिजली सेंटर बना हुआ रहता है ना, गांव में नहीं शहर में बना हुआ रहता है बिजली घर जिसे हम बोलते हैं, तो हम इसे अपने शरीर के अंदर का बिजली घर बोल सकते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। राइबोसोम्स, ईच सेल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स, हर एक सेल में 1000 से भी ज्यादा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 1000 जो सेल होती है आपकी, आप उसे अपनी खुद की आंखों से तो देख नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी खाली नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और उसके अंदर भी 1000 ऑफ राइबोसोम्स, उनको कैसे देखोगे भाई, उनको और डबल 2 लेंस लगा के देखना पड़ेगा। तो इतने छोटे होते हैं और हर सेल के अंदर 1000 से भी ज्यादा राइबोसोम्स होते हैं। मेक प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना, तो ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। फाउंड ऑन राइबोसोम्स एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल, सेल के अंदर ये फ्लोट करते रहते हैं, मतलब बहते रहते हैं, नाचते नाचते गाते गाते ये बहते रहते हैं। भाई प्यास लग गई मुझे तो, जस्ट अ सेकेंड। अरे खुल जा। मजा आ रहा है पढ़ने में? कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे आ जाइए। गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वोक्यूल्स, गोल्गी बॉडी भी एक, ये सारे के सारे क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। गोल्गी बॉडी का क्या काम है, प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट्स, ये क्या करता है, जो राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बना रहे हैं उनको पैकेजिंग का काम करता है गोल्गी बॉडी। मूव मटेरियल विद इन द सेल, सेल के अंदर जो आपका मटेरियल है, कुछ ग्लूकोज भी होता है, कुछ वाटर भी होता है, कुछ प्रोटीन्स भी हैं, उनको मूवमेंट करवाता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह, इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम गोल्गी बॉडी का होता है। ये आपके जो मटेरियल है सेल के अंदर उनको मूवमेंट करता है, सेल से बाहर या सेल के अंदर। मूव मटेरियल आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर का मटेरियल बाहर मूवमेंट करता है, बाहर भेजता है। वोक्यूल्स, membrane bound sac for storage, digestion and waste removal, contain water solution, help plant maintain shape। जो वोक्यूल्स, अब हमारी बॉडी के अंदर वाटर कहाँ पे स्टोर रहता है भाई, एक तो फ्लूइड्स हो गए जहाँ पे वाटर है, लेकिन स्पेशली वाटर कहाँ पे स्टोर है, तो सेल के अंदर एक
ऑर्गेनिल है जिसे हम वोक्यूल बोलते हैं, जहाँ पे हमारा वाटर स्टोर रहता है। अब प्लांट के अंदर बहुत बड़ा ये वोक्यूल होता है, हमारे कंपैरिजन में हमारा छोटा वोक्यूल होता है छोटा सा, उसके अंदर वाटर भरा हुआ रहता है। सेल के अंदर काफ़ी शेप में काफ़ी बड़ा ये होता है और उसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर रहता है। इसलिए तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको अगर पानी भी ना दो तो वो फिर भी जिंदा रहते हैं। कैसे? क्योंकि उनके अंदर जो वोक्यूल है उसके अंदर बहुत पानी भरा हुआ रहता है। जब बारिश का टाइम आता है तो वो वोक्यूल के अंदर स्टोर करके रखते हैं और धीरे धीरे रीयूज करते रहते हैं। चलिए अब आ जाता है आपका लाइसोसोम्स, डाइजेस्ट प्लांट फॉर प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? ये आपका जो सेल है डैमेज हो जाए या फिर किसी सेल कोई किसी कारण खराब हो जाए तो यहाँ पे लाइसोसोम ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? ये करता है जी खराब सेल्स को मार के डिस्ट्रॉय कर देता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू फिर इसको बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलेंगे जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे आ जाए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? टिश्यू से आप क्या समझते हैं? ये भी 7 नंबर में अगर पूछा जाता है तो आप इतना कितना लिखेंगे? कितना लिखोगे जी? तो सबसे पहले आपको टिश्यू के बारे में बताना है। सेल इज structural and functional unit of the body and group of cell which is the similar in origin, structure and function called tissue। तो सबसे पहले इतना देखो, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। हाँ जी, ये तो हमें पता है। सेल क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल है। सेल से मिल करके ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स मिल करके, आज मैंने पेन का यूज बहुत कम किया ना, कम ही होगा। ये हमारी एक सिंगल सेल है। अब यहाँ टिश्यू के बारे में पूछ रहे हैं। आपने सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर पढ़ा है, जो क्लासेस आपकी लेक्चर वाइज हुई थी उसमें आपने पढ़ा होगा जरूर। एक सेल से मिल करके जब काफी सारी सेल्स होती हैं, ये क्या बनाती हैं? इसको हम बोलते हैं टिश्यू। अब बहुत 2-3 टिश्यूज मिल करके, ये तो आपका टिश्यू हो गया। अब ये टिश्यूज मिल करके बनाते हैं आपके ऑर्गन। ऑर्गन्स मिल करके बना रहे थे आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिल करके बना रहे हैं आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यहाँ टिश्यू पूछा है तो हम क्या लिखेंगे? जो सेल है हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल्स का ग्रुप मिल करके टिश्यूज बनाती है। ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज द सिमिलर इन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। सिमिलर इन ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब जहां से ये पैदा हुई है, वो सेम सिमिलर ऑरिजिन होता है इनका। और फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। जो सेल है भाई, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी चीज। ये हमारा स्टमक है, ये हमारा लीवर है, ठीक है, और ये हमारे लंग्स हैं। एक बच्चे ने शायद कल क्वेरी की थी कि मैम एक डायग्राम का सेशन ले दीजिए, तो बेटा जी बीच में ले लेंगे, हम ज़रूर ले लेंगे, आप परेशान ना होइए। एक डायग्राम किस तरीके से इजी में बनाना है उसका सेशन जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ 3 अलग अलग तरीके के हमने ऑर्गन लिए। इसको हम स्टमक बोलते हैं, इसको हम लंग्स बोलते हैं, इसको हम लीवर बोलते हैं। तीनों का काम अलग अलग है। लीवर क्या करता है? मेटाबॉलिज्म का काम करता है।
ये स्टमक क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है। लंग्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब इन तीनों में काम तो अलग अलग कर रहे हैं। यहां क्वेश्चन पढ़िए, ओरिजिन सेम ओरिजिन से जनरेट हुई, ये अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सेम इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन इनका सेम होगा। अगर ये वाली सेल्स है, ये वाली सेल्स लीवर के लिए बनी हुई हैं, तो ये सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई स्टमक वाली सेल्स इसके साथ जुड़ जाएंगी और ये काम करेगी। ग्रुप ऑफ सेल्स वही होगी जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। लीवर की सेल मेटाबॉलिज्म का ही काम करेगी, तो सेम सेल मतलब भाई लीवर की सेल सेम होनी चाहिए और फंक्शन सेम करना चाहिए। तो इस सारी की सारी सेल सेम है और सेम ही काम कर रही है। सेम काम क्या कर रही है? लीवर के अंदर प्रेजेंट है तो मेटाबॉलिज्म का काम कर रही है। अगर यहाँ पे स्टमक की जो सेल्स हैं वो सेम होगी, क्योंकि भाई ये स्टमक की सेल्स है, इनका काम क्या है? डाइजेशन का काम है, तो ये वाली सेल्स डाइजेशन का काम करेंगी। अब ये वाली सेल्स जो लंग्स की सेल्स हैं, स्ट्रक्चर में सेम होगी और फंक्शन में भी सेम होगी। लंग्स की सेल्स क्या काम कर रही है? रेस्पिरेशन का काम कर रही है, तो ये सेल्स अपना अलग काम कर रही है। एक बात तो ये हो गई। अब ओरिजिन, जब आप छोटे होते हो, मदर के फीटस में होते हो, तो सिर्फ हम 3 जर्म सेल से ही बने हुए होते हैं। 3 जर्म सेल्स कौन कौन सी है? एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। ये 3 तरीके की सेल से ही हम बने हुए रहते हैं। तो जो टिश्यूज हैं उनसे ही पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी उनसे बनी हुई है। कंप्लीट लेक्चर टिश्यू वाले पोर्शन में है और यूट्यूब पे भी काफ़ी अपलोड किया गया है, तो बिल्कुल डीप में पढ़ना है वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। मैम सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग और सेल डिवीजन सब एक ही होता है? हे मेरे भगवान, सब एक कैसे हुए? सेल कम्युनिकेशन क्या है? एक सेल दूसरी सेल से अपना पड़ोसी धर्म निभा रही है। एक पड़ोसी दूसरी पड़ोसी से चीनी मांगने आ सकती है। एक पड़ोसी दूसरी पड़ोसी से बोलेंगे बहन थोड़ा सा मुझे चाय पत्ती दे दो, मुझे आज थोड़ी सी ये टमाटर नहीं है आज मेरे घर में, टमाटर दे दो। तो यहाँ सेल कम्युनिकेशन क्या कर रही है? एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स आपस में ट्रांसफर कर सकती हैं। सेल कम्युनिकेशन। सेल सिग्नलिंग, सिग्नल्स के थ्रू, आप सेल सिग्नलिंग का लेक्चर देखो, वहां यहाँ गलत टॉपिक आप उठा के ले आए। सेल डिवीजन, सेल का टूटना, है ना। किस किस सेल सिग्नलिंग का मतलब होता है किस किस थ्रू, क्या क्या चीजों के थ्रू यहाँ पे सेल आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, एक तरीके से चीजों को ट्रांसफर करना। किसके थ्रू ट्रांसफर करेगी? वो सेल सिग्नलिंग। और सेल डिवीजन मतलब एक सेल से 2 सेल कैसे टूटती है। चलो कहाँ का कहाँ जाते हैं हम भी। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी आ गई है, आगे आ जाइए। यहां पे एक चार्ट बना हुआ है, पहले ये देख लो। टिश्यूज में जर्म सेल अगर आपको एक्सप्लेन करने हैं तो एग्जामिनर बोलेगा बच्चे को बहुत अंदर तक पता है, तो आप ये जर्म सेल बना सकते हो। हम जब पैदा हुए हैं तो इन तीनों जर्म सेल की वजह से ही हमारे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो 3 जर्म सेल, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बात समझ में आई? मेसोडर्म मतलब बीच वाली, एंडोडर्म मतलब अंदर वाली लेयर और एक्टोडर्म मतलब बाहर वाली लेयर। ठीक है, अब यहाँ एक हमने बताया कैविटीज। कैविटी का क्या मतलब होता है? हम बोलते हैं डेंटल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह। उस हमारी बॉडी अगर सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल दिए जाए, बस खाली ढांचा बचे, तो सेल जो हमारी बॉडी होगी वो भी एक कैविटी होगी। उस बॉडी की खाली जगह में ही तो ये सारे ऑर्गन्स फंसे हुए हैं, सारे ऑर्गन फिट किए हुए हैं। तो
तो यहाँ पे अगर ब्रेन यहाँ पे फंसा हुआ है, ब्रेन यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है, उसको हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब खाली स्पेस, उस चीज के अंदर खाली स्पेस है, तो यहाँ पे हम ब्रेन को फिट करते हैं। वर्टिब्रल कैविटी, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी हो गई। थोरैसिक कैविटी, जहाँ पे आपके क्या रहते हैं, थोरैसिक रहते हैं। ओके, प्लूरल कैविटी हो गई, पेरिकार्डियल कैविटी हो गई, पेरिकार्डियल में आपका हार्ट रहता है। डायाफ्राम यहाँ कैविटी नहीं है, सिर्फ डायाफ्राम है। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो डायाफ्राम को भी पढ़ोगे। एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे आपका स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, उसको हम एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। पेल्विक कैविटी, जहाँ पे आपका यूरिनरी सिस्टम रहता है, पेल्विक कैविटी, ठीक है। पूरे कंप्लीट को इसको हम वेंट्रल कैविटी बोलते हैं। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। जो टिश्यूज होते हैं बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अभी हम आगे सारी चीजें पढ़ लेंगे। चलो आगे आओ, पहले इतना जान लिया। जो आपका टिश्यूज होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, ये चारों। वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं सभी को। आप अगर ये चार्ट बनाओगे, वेल एंड गुड, सबसे बढ़िया चीज है चार्ट के थ्रू, क्लासिफिकेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना। एग्जामिनर को जल्दी दिखती है ये सारी चीजें। वेरी गुड अर्चना, 6 कैविटी इन बॉडी, बहुत बढ़िया है। चलो, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर फिर से 2 क्लासिफिकेशन होती है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड के भी 4 सब क्लासिफिकेशन है और सिंपल एपिथेलियल के भी 4 सब क्लासिफिकेशन है। सिंपल एपिथेलियल मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम, कोलुमिनार, क्यूबोडियल, सिलिएटेड। कंपाउंड एपिथेलियल ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार। अगर टिश्यू वाला लेक्चर अच्छे से देखा होगा, सभी की स्ट्रक्चर शायद आपसे आती होगी, ठीक है। वो भी अगर आप बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं तो क्लासिफिकेशन इतना बस काफी है, ये लिख देना है। जितना यहाँ लिखा है उतना सफिशिएंट है, उतने ही मार्क्स में 7 नंबर का है। अगर 10 नंबर का ये टिश्यू आ जाता है तो आप यहाँ इनकी डेफिनेशंस भी लिख सकते हो, इनका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। अगर और 15 नंबर में आ जाए तो कंप्लीट जितना आपको टिश्यू के बारे में पता है सब कुछ लिख सकते हो। लेकिन अगर 7 में आ रहा है, अगर 2 में आ रहा है, तो सफिशिएंट लिखना जितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 7 में अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपको इतना लिखना है, इतना काफी हो जाएगा आप लोग के लिए। आ जाओ, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में tissue that support, protect and give structure to the other tissue and organ in the body. Connective tissue also store fat, help move nutrients and other substances between tissues and organs and help repair damaged tissues. तो सिंपल लिखा हुआ है, कोई पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो टिश्यू है वो फैट को भी स्टोर करता है, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन के मूवमेंट है उनको भी न्यूट्रिशन मूवमेंट देता है, न्यूट्रिशन मूवमेंट में हेल्प करता है अदर सब्सटेंसेस बिटवीन टिश्यूज एंड ऑर्गन हेल्प रिपेयर डैमेज टिश्यूज। डैमेज टिश्यूज को भी हेल्प की जाती है थ्रू अ कनेक्टिव टिश्यू। तो टिश्यू सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड गिव स्ट्रक्चर टू अदर टिश्यूज। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी अदर टिश्यूज को, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है एंड ऑर्गन इन द बॉडी।
ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है और किसी ऑर्गन्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वही कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, आगे चलिए। इसमें हम बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, ये 4 चीजें कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम पढ़ते हैं। जो बोन है, आपकी हड्डियां, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट कौन बताएगा जल्दी, यहां लिखा हुआ है, लिगामेंट बाइंड्स बोन टू बोन। हड्डी और हड्डी के जॉइंट, हड्डी और हड्डी आपस में जुड़ी हुई है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। टेंडन बाइंड्स मसल्स टू बोन, मसल्स के साथ हड्डियों का कनेक्शन टेंडन कहलाता है। कार्टिलेज, आपकी कान की हड्डी को मोड़ लो, तोड़ लो, तो ऐसे घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लचीली हड्डी इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, आओ आगे। कनेक्टिव टिश्यू, यहां आप कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन लिखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू भी 2 टाइप का है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर 2 टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो आपकी सेल्स होती हैं वो थोड़ी दूर दूर होती हैं, और देखो व्हाइट व्हाइट यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल पास में होते हैं। ये जो आपको रेशे टाइप का दिख रहा है, ये क्या होता है, फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन फंडा है, मेन बेसिक चीजें हैं, वो है आपका फ्लूइड, दूसरी चीज है आपकी फाइबर्स, तीसरी चीज क्या है आपकी, जो कनेक्टिव टिश्यू को रिप्रेजेंट करती है कि ये कनेक्टिव टिश्यू ही है। कौन बताएगा? सेल्स बेटा उसके अंदर आ जाएगी, फ्लूइड उसके अंदर आ जाएगा और फाइबर्स उसके अंदर आ जाएंगे। जिस भी ऑर्गन के अंदर या जिस भी सब्सटेंस के अंदर ये तीनों चीजें हैं, मींस वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या क्या तीनों चीजें? सेल्स, फ्लूइड और आपका फाइबर्स। तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको लाइन लाइंस, ये क्या? फाइबर्स। ये फाइबर्स दूर दूर स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो दूर दूर आपको नजर आ रहे हैं। बीच में आपको फ्लूइड, ये व्हाइटिश कलर का फ्लूइड नजर आ जा रहा है। तो वो क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। वो लूज, स्किन को ऐसे खींचोगे तो ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है, इसको खींच सकते हैं, देखो, है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो घने होते हैं। जो आपको फ्लूइड है वो कम नजर आ रहा है, फाइबर्स ही फाइबर्स नजर आ रहे हैं इसमें। ये है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू आपके 2 टाइप के होते हैं, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का मतलब है इट इज द स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाइंड डिफरेंट टिश्यूज टाइप टुगेदर, येट सॉफ्ट इनफ टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग। वही चीज है लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एरियोलर टिश्यू वाले। ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा कुशनी, मतलब जैसे हम कुशन को टच करते हैं तो हमें कैसा लगता है? सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, तो वो हमें एरियोलर टिश्यू के द्वारा मिलता है। एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो किसके पास पाए जाते हैं? स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होते हैं। ये क्या होता है? इसमें फैट स्टोर रहता है, और ये इंटरनल ऑर्गन के बीच में भी होते हैं। स्किन के नीचे क्या होता है? एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पे। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आपको अगर एक्सप्लेन करना है, कंप्लीट पढ़ना है, लेक्चर पूरा अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं। 7 नंबर में सारे के सारे तो एक्सप्लेन करने हैं,
तो कुछ चीजें छोड़ छोड़ के चलनी पड़ेगी। इतना आप लिख देंगे एपिथेलियल के लिए। मस्कुलर में आपको लिखना है, मस्कुलर के अंदर आपका स्केलेटन मसल्स आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो ये आपके मस्कुलर टिश्यू के अंदर आ जाएंगे। क्या बोल रहे हो? लाइव क्लास सेव कहाँ होता है? आप जैसे ही जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, कोर्स परचेज करते हो, परचेज पे जाओ, फिर HAP के सब्जेक्ट पे जाना, सबसे ऊपर ही फोल्डर बना हुआ है पेन किलर बैच लाइव क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्टार्टिंग में ही फोल्डर बना हुआ है, वहां आपको ये वाली मिल जाएंगी। ठीक है, चलो। मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स। आगे आ जाओ जी। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू क्या है? अरे कहाँ जा रहे हो? नर्वस टिश्यू में जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नर्वस टिश्यू के अंदर। तो नर्वस टिश्यू को अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो बता देना, ये इसकी बेसिक यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में ये पूरा का पूरा इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। जो ये शाखा सी निकली हुई है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। बीच में न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये खाली स्पेस जिसको हम बोल रहे हैं सेल बॉडी है। सेल बॉडी के बीच से लाइन गई हुई है जिसे हम एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन के ऊपर येलोइश कलर की शीट चढ़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। और इसके बीच में ये ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, ये है स्वान सेल्स, जिससे ये माइलिन शीट बनती है। ठीक है, उसके बाद एक्सोन टर्मिनल्स बने हुए हैं जिसके थ्रू सिग्नल जाता है। तो यहाँ ये सिग्नल डेंड्राइट्स कैच करते हैं, न्यूक्लियस उसको डिटेक्ट करता है, एक्सोन के थ्रू वो सिग्नल आगे ट्रांसफर होता है और फिर एक्सोन टर्मिनल के थ्रू ये आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो न्यूरॉन्स मतलब इंफॉर्मेशन कोई भी आ रही है उसको कैच करना और डिटेक्ट करना और उस पर फंक्शन करना। चलिए आगे आओ। नर्वस टिश्यू, ठीक है जी। नर्वस टिश्यू मालूम ही है आपको। नर्वस टिश्यू इज द मेन टिश्यू कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू मेन कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंड कंट्रोल bodily function and create and awareness of the environment as well as play a major role in emotion, memory, reasoning। तो जो नर्वस सिस्टम है वो किस चीज को रेगुलेट कर रहा है? बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। इसमें बॉडी के चारों तरफ बाहर जो भी प्रतिक्रिया हो रही है, बाहर अगर शोक का माहौल है तो बॉडी हमारी सैड फील करेगी, क्राइंग करेगी। अगर बाहर एनवायरनमेंट में खुशी का माहौल है तो बॉडी हैप्पी फील करेगी, है ना। तो यहाँ इमोशन से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे का सारा जो काम होता है वो नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। उसमें नर्वस टिश्यू हेल्प करती है, बॉडी को रेगुलेट करती है, कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ क्या करना है, वो सारी चीज़ें। और जो हम याद रख पाते हैं, मेमोरी, रीजनिंग, ये सारी काम आपके नर्वस टिश्यू के द्वारा ही होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर ही होते हैं। तो नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी बॉडी का जो पार्ट बचा है उसकी स्टडी करते हैं, है ना जी। बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं हम, अगर आपका क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आपको क्या करना है। क्वेश्चन अगर 10 नंबर में आ जाए तो ठीक है, आओ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल डायग्राम। तो आई थिंक बता दोगे और अच्छे से एक सुंदर डायग्राम बना भी दोगे, है ना। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ये कंप्लीट बॉडी कैसे बनी, सबसे पहली चीज क्या थी, उससे लेकर के इस कंप्लीट बॉडी के बनने में
पूरी क्या प्रोसेस रही वो सारी की सारी एक्सप्लेन करनी है विद सुटेबल डायग्राम। तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो समथिंग 7 पेज आपको लिखने पड़ेंगे और 7 पेज में पूरा का पूरा आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ रही है जी बात? इसकी पीडीएफ भी अपलोड करवा देंगे भाई। ठीक है। एक्सप्लेन ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे के सारे लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल क्या है? सबसे छोटी इकाई, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। सारी की सारी सेल्स कहाँ से आ रही है? ये सारी की सारी सेल्स क्या होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू ये जनरेट होती हैं, पैदा होती हैं। अब कल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कर लो इसको। 10-15 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है ना? यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी फिर आपकी। चलो, A cell is the smallest unit that is capable of performing life function. सेल क्या करती है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो आपकी जो किस चीज के लिए कैपेबल है? आपके लाइफ के फंक्शन करने में कैपेबल होती है। तो सिंपल बोलो भैया, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारी लाइफ को फंक्शन करने में, मतलब जो हम फंक्शन करते, कोई भी फंक्शन है हमारी बॉडी का, हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो सारे फंक्शन ही तो है। उस फंक्शन को परफॉर्म करने में ये सेल्स ही तो कैपेबल है। बहुत सारी सेल्स मिलकर के काम कर रही हैं, है ना? नहीं, कल नहीं, पहले ये क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन 10 मिनट का क्वेश्चन है, देख लो इसको, फिर हम खत्म कर देंगे पूरा। पहले यूनिट खत्म हो जाएगी यार, समझो बात को। सेम वही चीज आ गई। सेल के बारे में देखो 10 नंबर में एक्सप्लेन करना है, तो जितना आपको मालूम है सब उतार दो, सब बता दो। सेल 2 प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। दोबारा बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। प्रोकैरियोटिक में ये मैंने बता दिया है, यूकैरियोटिक ये भी मैंने बता दिया है। चलो आगे चलते हैं, ये भी बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बता दी हैं। अब यहाँ पे आगे आ जाओ। पहले भाई 10 नंबर का है तो सेल को एक्सप्लेन करो, फिर सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ। ठीक है? ठीक है। फिर आपको एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है। जस्ट अ सेकंड, कहाँ चला गया? एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। सेल के बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे सेल डिवीजन अगर आप बताना चाहते हो बिल्कुल बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल कैसे बनी? तो सबसे पहले सबसे छोटा है वो एटम आया। एटम सबसे छोटा होता है, बहुत सारे एटम से मिल करके मॉलिक्यूल्स बने, तो ये क्या हो गया? क्या बन गए? मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिला करके बनाएंगे सेल, तो ये हो गई हमारी सेल। ठीक है? बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यूज। तो यहां हम ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यू।
तो हम इसको लिख देते हैं, ये बना रही है टिश्यू। तो टिश्यू का भी आप साथ के साथ एग्जाम्पल भी दे सकते हो। कौन से टिश्यूज हैं यहां लिख सकते हो, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, अरे क्योंकि टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं तो यहां लिख दो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और यहां लिख दीजिए आप और कौन कौन से हैं, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और है आपका नर्वस टिश्यू। हाँ, आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे चार्ट में ही तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहां सेल है आपकी। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक ऑर्गन, तो यहाँ पे इस तरीके से गोला बनाया और गोले के साथ साथ एक डायग्राम भी बना सकते हो। तो हम कोई ऑर्गन यहाँ पे बनाए तो कौन सा ऑर्गन बनाना चाहिए हमें, लीवर बना लेते हैं। लीवर आसान है ना बनाना, तो यहाँ पे आपको लीवर ड्रॉ कर देना है, ये हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है। इस ऑर्गन को लीवर बोलते हैं। 2-3 अगर डायग्राम बनाने हैं आपको, 2-3 डायग्राम बना दो। लीवर बना दिया है हमने, यहाँ हमने स्टमक बना दिया, और कोमा लगा के, कोमा भी ना लगाओ छोड़ो, यहाँ पे हम दूसरी चीज बना देते हैं। क्या बनाए, और जिस बच्चे की ड्राइंग सबसे ज़्यादा अच्छी है तो वो बनाओ हार्ट, बिल्कुल सीधा सीधा, है ना, एग्जामिनर खुश और पूरे पूरे नंबर। तो यहाँ लिख दो ये क्या है, ऑर्गन, ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब ये है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ हम एक ऑर्गन सिस्टम को बना देते हैं। तो यहाँ है आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम ही हम बना दे रहे हैं यहाँ। तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब कंप्लीट बॉडी। ये हो गया आपका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मींस एटम सबसे छोटी चीज है, एटम से मिल करके कई सारे एटम, ग्रुप ऑफ एटम मेक मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मेक सेल, बहुत सारी सेल, ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मेक ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका एक कंप्लीट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके से आपने डायग्राम ड्रॉ करके पूरे 10 नंबर में सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। 5:30 की क्लास तो नहीं हो पाएगी बेटा, 6 बजे की क्लास होगी। तो ये हो गई आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। 10 में इतना लिखना है, 7 में इतना लिखना है, और ये क्वेश्चन तो आपको 2-2 बार रिपीट करके कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर पूरी फर्स्ट यूनिट खत्म करके कल हम सेकंड यूनिट करते हैं स्टार्ट। हो गई हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म। किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलेंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सबकी क्लियर है ना। चलिए ठीक है, तो आज करते हैं हम लाइव को एंड, यहीं पे ही मिलते हैं आपको कल। ओके, टेक केयर, बाय बाय।